अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताता हूँ, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो है ये एक आपको मैं बताऊँ तो पेपर डिफिकल्ट था, इजी था। कई बार लोग बोलते हैं कि सिलेबस से बहुत अलग था, वो बोलते हैं सिर्फ स्टैटिक जीके की वजह से, क्योंकि तैयारी हमारी कुछ अलग होती है और स्टैटिक जीके में क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से आ जाते हैं, थोड़ा डीप आ जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि करंट अफेयर में अगर अभी मान लीजिए कि G20 की बात चल रही है फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए G7 समिट हुआ, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, तो वैसे तो ये करंट अफेयर का टॉपिक होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये पूछता है कि G20 की स्थापना कब हुई थी, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या इसके पहले वाली जो मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी, प्रेसिडेंट इसके कौन है, तो देखो अगर प्रेसिडेंट पूछ लिया तो उसको तो आप करंट अफेयर में कैटेगराइज कर लोगे। लेकिन अगर इसकी स्थापना पूछ लिया तो आप उसको, वैसे तो वो करंट अफेयर की वजह से ही पूछा गया, लेकिन वो उसकी स्थापना जो आ जाएगी वो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाएगी। इस प्रकार से जो क्या है कि स्टैटिक जीके का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। और स्टैटिक जीके ऐसा टॉपिक है कि आप एक बार तैयार करो तो ये आपको लंबे समय तक कॉन्फिडेंस भी देता है और नंबर भी आपके आते हैं। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि स्टैटिक जीके वास्तव में क्या है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि कोई स्टेट है और उनके जो अलग अलग नृत्य जो है, या यहाँ पर आप फेस्टिवल्स भी लिख सकते हो। देखो इंडिया में क्या है, कई तरीके की फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, सेम फेस्टिवल को अलग अलग नाम से भी अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, और कई राज्यों में ही स्पेसिफिकली किसी फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल्स जो हैं किस स्टेट में मनाए जाते हैं, कौन सा डांस किस स्टेट से रिलेट करता है, इस प्रकार की चीज़ें स्टैटिक जीके में आ जाती है। नेशनल पार्क की लोकेशन जो है कि कौन से, और नेशनल पार्क की लोकेशन के साथ साथ एनिमल को भी अगर आप यहाँ कंसिडर करो कि एक टाइप का एनिमल कौन से पार्क में पाया जाता है, तो वो भी आपका स्टैटिक जीके के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से माउंटेन्स के बारे में अगर कुछ पूछा जाता है, माउंटेन्स की लोकेशन के बारे में, बॉर्डर किससे लगती है, इस टाइप की चीज़ें, तो ये भी जो आपका स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाएगा। फिर मॉन्यूमेंट्स, जो अगर पुरानी कोई इमारतें बनी हुई है या किसी भी तरीके की चीज़ें कोई बनी हुई है तो उनको किसने बनाया था, उनकी लोकेशन क्या है, ये भी आपको स्टैटिक जीके के अंतर्गत मिलेगा। किसी गेम में कोई खिलाड़ी किसी गेम से रिलेट करता है, यानी कि वो फेमस पर्सनालिटी के अंतर्गत आ रहा है, तो अगर फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछता है कि ये वादक कौन है, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है कौन बजाते थे, कौन फेमस है, इस टाइप की चीज़ें भी जो होती फेमस पर्सनालिटी, ये भी आपको स्टैटिक जीके के अंदर मिलेगी। जैसे अगर पहला भारत रत्न किसको मिला, इस तरीके के जो बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं हमारे, तो पहला किसको मिला, उसकी स्थापना कब हुई, ये आपको अगर पूछ लिया जाए तो ये स्टैटिक जीके में आ जाता है। तो जब भी आप कोई अवार्ड, नए नए अवार्ड जब मिलते हैं तो उसका करंट अफेयर हम पढ़ते हैं, तो उसका बेसिक आपको जरूर पढ़ना है कि पहला किसको मिला था और उसकी स्थापना कब हुई थी। अब तो करंट अफेयर आपके जो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं वहां से तैयारी करो, तो ये सब चीज़ें वो ऑलरेडी कवर करके पढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जाम जो होती है, अच्छे टीचर वो एग्जाम को एनालाइज करके अपने कंटेंट को भी लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल इसी प्रकार से है। जो जलजला की स्पेशल मैंने बात करी, जलजला की भी खासियत यही है कि सर क्वेश्चन को देख के इसकी बेसिक को भी आपको बताते रहेंगे। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपकी मर्जी आप क्या फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो तो अब तो खत्म हो गई पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थे इनसे हमको बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए, तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत ही बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिया में नए नए हुए, नई नई चीज़ें आई थी, तो पंचवर्षीय योजना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेंसस की बात मैं करूँ तो सेंसस क्या होता है, जनरली जनगणना, मतलब सेंसस क्या है, जनगणना है। तो जनगणना को हम जनरली क्या करते हैं कि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में अब जो पूछा जा रहा है वो वाकई में बहुत कमाल की चीज़ें पूछी जा रही है, ऐसी चीज़ें कि जो मुझे नहीं लगता कि कोई ने पिछली बार ऐसा, मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसको अगर कोई पढ़ करके देखने जाता कि ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली पढ़ा हो, वो आंसर कर पाए, नहीं। अगर उसने जनगणना पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो वो लॉजिक लगा के उसका आंसर दे सकता था। इस प्रकार से जनगणना तो हमारी जो एनटीपीसी 2019 रही, चाहे सीबीटी 1 की बात करूँ, सीबीटी 2 की बात करूँ, एनटीपीसी 2019 में जनगणना को बहुत अच्छे से कवर किया गया था, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए कि उनकी स्थापना कौन से स्टेट की मदद से, यानी कौन से देश की मदद से की गई थी, किस स्टेट में की गई, कब वो शुरू हुआ था, भारत का पहला कौन सा है, आखिरी कौन सा है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, इस प्रकार से न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अवार्ड और उनसे रिलेटेड जो फील्ड है, यानी कि कोई अवार्ड किस फील्ड से दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेमस पर्सनालिटी के बारे में आपको बताया। अगर आप सिलेबस को पढ़ने जाओगे तो ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये सारी चीज़ों को आप स्टैटिक जीके में कवर कर सकते हो, है ना। तो स्टैटिक जीके में ये टॉपिक जो है, जैसे अलग से लिखा तो नहीं है कि स्टैटिक जीके पूछेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आप इनको ले सकते हो। जैसे आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर को आप स्टैटिक जीके मान सकते हो। इंडियन लिटरेचर यानी पुरानी इंडिया की किताबें किसने लिखी थी,
ये आपके काम आ सकता है। मॉन्यूमेंट और प्लेसेस ऑफ इंडिया आपको बता दिया मैंने। इस प्रकार से फेमस पर्सनालिटी, यूएन के जितने ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर, उनकी स्थापना, उनके प्रेसिडेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। और आपको नोट्स एक बार जरूर बनानी है। जैसे यहाँ से कुछ टॉपिक्स जिनमें आपको ऐसा लगेगा कि नोट्स बनाना जरूरी है, तो आप बिल्कुल स्टैटिक जीके की नोट्स बना सकते हो। इस प्रकार से फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जैसे 5 ईयर प्लान था, उस हिसाब से आपको बताया, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए जो बेस्ट बुक है जो मैंने फॉलो करी थी, ये है सामान्य ज्ञान। ये वाली बुक मैंने खरीदा था, ये मैंने 2019 में लिया था ये किताब। इस किताब में आपको हर चीज़ एकदम टॉपिक वाइज मिलने वाली है। इसमें कंप्यूटर भी मिल जाएगा, और ये जितने टॉपिक ऊपर लिखे हुए हैं इनकी अलग से एकदम, मतलब ऐसा समझ लो आपकी ऐसे चार्ट बने हुए आपको मिलेंगे। तो ये किताब आपके काम आने वाली है। अगर स्टैटिक जीके की कोई बुक आप लेना चाहते हो तो ये बुक आप ले सकते हो। देखना चाहते हो तो एक बार देख लेना, दुकान में जाके बुक देखो, आपको समझ में आए तो ये बुक आप ले सकते हो। मैंने भी नोट्स बनाए थे स्टैटिक जीके की। तो ये रहा आपका स्टैटिक जीके का चैप्टर। स्टैटिक जीके सिलेबस में किस प्रकार दिखता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया, और कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं ये भी आपको मैंने समझा दिया। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि आप हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करोगे। आपके लिए जो सबसे बड़ा एक चंक पढ़ने के लिए जो रहेगा आपके जीएस सेक्शन में, साइंस को हटा करके अगर की बात करूँ, तो वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पर बेसिकली सीधा सीधा लिखा जा सकता था कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाए, लेकिन आपके लिए यहाँ अलग से फ्रीडम स्ट्रगल को मेंशन किया गया है। तो ये सब हिंट्स को आपको समझ के चलना पड़ता है। देखो हमारे पास जो सोर्स है, जो गैस करने के लिए आइटम है, वो तो हमारे पास ये जो सिलेबस हमको मिलता है नोटिफिकेशन में, यही होता है। मेरे कुछ भाई लोग होंगे या कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो ये कहना चाहते होंगे कि सर लगातार एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, अगर एनटीपीसी में चेंजेस हो गए तो हम क्या करेंगे। अगर आपको यही सब सोचते हुए अगर आगे बढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ाई मत करो, नोटिफिकेशन आने का इंतजार करो। फिर आप 2024 वाली एग्जाम पूरी निपटने देना, एग्जाम खत्म हो जाएगी, फिर आपको सब पता चल जाएगा, फिर आप 2025 वाली एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। लेकिन सर्टेनिटी तो तब भी नहीं रहेगी कि 2025 के एग्जाम में कोई चीज़ें चेंज ना हो। तो अभी एज अ एस्पिरेंट आपके लिए क्या बेस्ट है वो मैं आपके लिए कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा तो सिलेबस चेंज होगा नहीं कि आपके जीएफ को ही इस पूरे एग्जाम से हटा दिया जाए, ये तो आपको पढ़ना ही है। तो ये सब जो बहानेबाजी वाली चीज़ें हैं, अपने आप को बहलाने की चीज़ें हैं, अपने आप को टाइम देने की चीज़ें हैं कि आज मैं किसी कारण से आज मैं ना पढ़ूँ और मेरे मन को कुछ बुरा भी ना लगे, ऐसी चीज़ों से बचो। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बुरा लगना चाहिए, तभी आगे कुछ संभावना है। देखो नौकरी कितनी भी बड़ी हो कितनी छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। सच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत मेहनत करोगे तब भी संभावना है कि गलतियां करोगे तो पीछे रह सकते हो। इसीलिए आपको मेहनत में तो कोई कमी छोड़नी नहीं है। बाकी मैं अपने तरफ से जितना ट्राई कर सकता हूँ आपके लिए उतना कर रहा हूँ। मैं आपको लिटरली बताऊँ तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने में जो मेहनत मुझे जा रही है, कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं घंटे घंटे रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ वीडियो, उसके बाद पता चल रहा है कि वीडियो सेव नहीं हो रही। तो अब मैं टुकड़े टुकड़ों में वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके लिए बना रहा हूँ। तो मैं अपने तरफ से पूरी हेल्प कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट जो है मैं आपको बता दूँ, ये जो बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ इसका मेरा टारगेट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरा टारगेट है कि कम से कम जितनी भी वैकेंसी आए उसमें अगर 200 लोग जो है वो कम से कम ऐसे होने चाहिए जो जर्नी के शुरू से लेकर के पूरे सिलेक्शन तक मेरे साथ बने रहे। ये 200 लोग के सिलेक्शन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाना चाहता हूँ, खासकर स्ट्रेटजी के रूप में, और बीच में जो भी नॉलेज की चीज़ें आती है उससे रिलेटेड। मैं इस जर्नी से पूरा गुजर चुका हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं 2019 की तैयारी कर रहा था तो लगातार ये सब चीज़ें जो आपके दिमाग में आती है ऑलरेडी, मतलब मैं तो लॉजिकली सॉल्व कर लेता था, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं ये सब चीज़ों में कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि आपको वो भी मेहनत ना करना पड़े और ये जो चीज़ें वो मैं डिलीवर कर सकूँ आपके लिए। तो बस ये 200 लोगों को अपने ग्रुप में रखना मेरा एक टारगेट है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो अब हिस्ट्री के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में दिखाया कि हिस्ट्री को सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ना लिखते हुए लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। अगर एक बार और फिर से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो एक बार पढ़ लेना, ताकि अपनी तैयारी जो है वो हर तरफ से मजबूत रहे इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इसको समझ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। कैसे करेंगे? देखो, जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हम किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू कहाँ से करें।
या सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कहाँ से करें। जैसे मैथ्स में आप पूछते हो तो मैंने बोला कैलकुलेशन से करो, उसके बाद आप परसेंटेज से शुरू कर सकते हो या नंबर सिस्टम से भी शुरू कर सकते हो, कहीं से भी उतना टेंशन नहीं रहेगा। कैलकुलेशन मजबूत करके परसेंटेज और नंबर सिस्टम दोनों से आप शुरू कर सकते हो। वैसे ही अगर हिस्ट्री को आप पढ़ने जाओ तो एक बहुत डाउट रहता है कि सर एकदम शुरू से एंशिएंट से पढ़ के आगे जाए या मॉडर्न से पीछे आए। तो ये सवाल का जवाब आपको सिलेबस से ही मिल गया। यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल को अलग से पॉइंट आउट किया हुआ है, इसीलिए आपकी जो तैयारी है वो मॉडर्न से शुरू होनी चाहिए। मॉडर्न में क्या है, 1526 के बाद से लेकर के अंग्रेजों के वापस जाने तक की जो चीजें हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कवर होती है। तो आप क्या करोगे, पहले मॉडर्न पढ़ोगे, फिर मिडाइवल पढ़ोगे, फिर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ोगे। ये फ्रीडम स्ट्रगल देने से यहाँ पर आपकी ये परेशानी हल हो जाती है। और फ्रीडम स्ट्रगल को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, इसमें कोई गलती नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन इसके अलग से लिखा है तो पूछे ही जाते हैं, और अब अलग से लिखने की वजह से और पूछे जाना एकदम तय हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं इनका सोर्स आपका क्या रहेगा। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं हमेशा से, अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन करके रखा है या ऑफलाइन कोचिंग या सेल्फ कर रहे हो तो तीनों केस बता देता हूं। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो बिल्कुल कोचिंग को फॉलो करो, इधर उधर दिमाग मत लगाओ। आगे की चीज बताऊंगा, लेकिन कोचिंग को आपको पूरा फॉलो करना ही है शुरू से आखिरी तक। कोई कोर्स लेके रखे हो तो पूरी उसकी प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो। लेकिन जो मेरे तैयारी का तरीका है, जो मेरी सजेशन आपको है, वो क्या है कि किसी भी कोचिंग पर या किसी भी कहना चाहिए टीचर पर या किस पर आप पूरा डिपेंडेंट मत हो। वो कितना भी अच्छा पढ़ा रहे, फिर भी एक बार बुक को आप उसके बाद जरूर देखो कि क्या क्या कंटेंट उन्होंने पढ़ाया, कितना कंटेंट रह रहा है। और आपकी जो नोट्स बनेगी वो नोट्स बुक प्लस जो टीचर ने आपको पढ़ाया उसके कॉम्बिनेशन से बनेगी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको मैं बताता हूं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं अपनी नोट्स। ये है मेरी एंशिएंट इंडिया की नोट्स। जब मैंने कोचिंग पढ़ना शुरू किया था तब की बात है। मैं एक कोचिंग में पढ़ता था। ये समीक्षा, ये इसको मत देखना आप, ये वो नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो कंप्यूटर की एक बुक है जो मेरे पास थी, आगे दिखाऊंगा आपको जब कंप्यूटर की बात करूंगा। ये वो कोचिंग नहीं है जो मैंने ज्वाइन किया था। मैंने जो कोचिंग ज्वाइन किया था वहाँ पे शुरू की 3 से 4 क्लासेस बहुत अच्छी थी, वाकई में अच्छी थी, पढ़ने में मज़ा भी आया। उसके बाद लेकिन मेरी आदत थी हमेशा के कि ये मैंने सीखा कहाँ से था पता नहीं, लेकिन मैं बुक से जरूर पढ़ता था। जब मैंने बुक से पढ़ा सेम चीज़ को, तो आप देखो ये जो लिखा हुआ है, ये जो छोटे छोटे चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है, इस प्रकार की चीज़ें जो है ये मेरे को बुक से पढ़ने के बाद मिली। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सब चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे, कई क्वेश्चन तो सिर्फ यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन जब एक बार पैसा पे हो जाता है, कोर्स जल्दी खत्म करना रहता है, तो ये सब चीज़ें टीचर मिस करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से लिखी, फिर किताब से पढ़ के अपनी नोट्स में लिखी। तो मुझे अंदाजा हो गया, तो इसीलिए मैंने कोचिंग को भले बंद नहीं किया, लेकिन कोचिंग को देखो पूरा पढ़ते हुए भी, जैसे ये अकबर को मैंने यहाँ से पढ़ा, इतना पढ़ा, लेकिन अकबर पे आप यहाँ देखो तो यहाँ मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे, और इसके बाद पीछे पेज में भी, यानी कोचिंग प्लस बुक से मैं ऐसे नोट्स बना के छोटे छोटे पॉइंट्स में यहाँ लिख लेता था और फिर इनको मैं पढ़ता था, जिससे कि वाकई में बहुत हेल्प होती है, रियल में कॉन्फिडेंस आता है। बुक आपको मैंने बता दिया, आप ये वाली बुक तो आपको लेना पड़ेगा। स्टैटिक जीके मैंने बोला, ये आपको जीएस के लिए भी बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल वाली चीज़ें हैं वो एकदम पॉइंट बना के लिखी हुई है, कांग्रेस के अधिवेशन एकदम लिखे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके चार्ट बन सकते हैं वो चार्ट बना के इस बुक में लिखे हुए हैं। और थ्योरी के लिए आपकी ये बुक भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लूसेंट की, ये बेसिकली लूसेंट की जगह है, अगर लूसेंट है तो ये लेने की जरूरत नहीं है, ये बुक आप ले लेना। मेरी अगर रिकमेंडेशन आप पूछना ही चाहते हो बुक के लिए तो ये वाली बुक आपको ले लेना है। तो नोट्स आपको इस प्रकार से बनानी है, चाहे कोई भी टीचर से पढ़ो, कोई भी जीएस आप पढ़ो, आपको ये पढ़ने के बाद एक बार बुक को जरूर देखना है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको बुक से कोई नया कंटेंट नहीं मिला, टीचर ने सारा पढ़ाया आपको, तो रिस्पेक्ट फॉर दैट, लेकिन आपके पास इस तरीके से आपको अपनी नोट्स बनानी है। और आप विश्वास करो, पहली बार जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 2 आवर लग जाए, 2-3 घंटे लग जाए, लेकिन जब सेकंड बार इसको पढ़ोगे तो 20 मिनट में आप अपना इतने कंटेंट को 20 मिनट में आप पढ़ के निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि सारी चीज़ पढ़ रहे हो, एग्जाम में यही सब आने वाला है। सोर्स की बात मैं करूँ तो आप जो कोचिंग में पढ़ रहे हो, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो उनके लिए भी, जो कोचिंग में पढ़ रहे हो उनके लिए भी। मान लीजिए कोचिंग में आपने पढ़ा और मज़ा नहीं आया, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो महिपाल सिंह राठौर सर है जो पहले स्टडी आईक्यू में पढ़ाते थे, फिर इनका चैनल इन्होंने अपना बनाया पाथ फाइंडर, इस पर इन्होंने क्रैश कोर्स कराया। तो सबसे पहले इन्होंने मॉडर्न इंडिया का क्रैश कोर्स कराया, उसके बाद मिडाइवल का कराया। क्रैश कोर्स में A to Z चीजें नहीं होती, लेकिन टाइमलाइन आपको समझ में आ जाएगी, क्या क्या पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा, और इनकी नोट्स बनाने के साथ साथ आप वो तो करोगे क्या, बुक से लिख करके जो पॉइंट नोट मैं करता था उस टाइप की चीजें करोगे, तो आपका ये हिस्ट्री का चैप्टर जो है अच्छे से कवर हो जाएगा। एक बार जरूर चेक करना महिपाल सिंह राठौर सर का ये। इसी प्रकार अगर एंशिएंट इंडिया की बात करूं तो एंशिएंट इंडिया के लिए आप इसी प्रकार से कोई यूट्यूब पर टीचर ढूंढ सकते हो, इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी मिडाइवल और मॉडर्न के लिए तो महिपाल सर ने पढ़ा दिया है, उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया तो मुझे अंदाजा नहीं है।
लेकिन अगर आप ऐसा करने वाले हो कि मान लीजिए आपने मॉडर्न इंडिया से शुरू किया, मिडाइवल में कहीं हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार एग्जाम के पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इन्फेंट में आपको जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अगर पढ़ना है तो मैं बताऊँ, जैसे बुद्धिज्म पढ़ोगे, जैनिज्म पढ़ोगे, सिखिज्म पढ़ोगे, इस टाइप की चीज़ें, अशोक के बारे में पढ़ोगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ें आपको पहले निपटा लेना है। और वेद वगैरह जो है वो पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इन्फेंट की पढ़ लेना। टाइम की बात मैं करूँ तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, सेम पेस से आप चलते रहो, रोज 1.5, 2, 3 घंटे दो इसको, तो आपका जीएफ भी हो जाएगा तैयार। तो हिस्ट्री की तैयारी आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए। बुक मैंने आपको बताया कि बुक ये 2 ले सकते हो आप, और अगर लूसेंट है तो एक बुक नहीं लेना है, बाकी इस प्रकार से आपको पढ़ना है। सोर्स यूट्यूब पे आपका क्या रहेगा ये बता दिया। उसके बाद जो मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि आपको प्रैक्टिस तो करनी है, क्योंकि कितना भी पढ़ोगे लेकिन जो प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चंस आपको याद होते हैं वो आपको और किसी तरीके से याद नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। टेक्स्ट बुक पास ले लेना, पास प्रो ले लेना, है ना। और इसमें कोड क्या लगाना था, CBCTYP, कूपन कोड इस प्रकार से लगाना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दूंगा, वो लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो आप। इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का, ठीक है। डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, यानी बाद में वो पैसे वापस आते हैं। अब आगे चलें तो अब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, कि इंडियन पॉलिटी यानी जो संविधान वाली चीज़ें वो आपको किस प्रकार से पढ़ना है। अब जनरल अवेयरनेस का एक और टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीधा सीधा पूछा जाता है 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में, और आपको आंसर इसका पता है तो पता है, नहीं है तो गैस करने में मोस्टली इसमें गलत हो जाता है। इसीलिए इसको जब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना। ये है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये आपका बेसिकली पॉलिटी के अंतर्गत आता है, राज व्यवस्था इसको बोलते हैं। तो जो जीएफ हम पढ़ते हैं उसमें एक सब्जेक्ट ये भी होता है, इंडियन पॉलिटी। तो स्टडी मटेरियल के लिए ये 2 बुक आपके पास रहेगी। तो फिर मैं आपको बताऊँ, ये जो 1 लाइनर अप्रोच है सामान्य ज्ञान की, इसमें आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, जो संशोधन हुए वो सारे के सारे मिल जाएंगे, और एक चीज़ जो अनुसूचियाँ हैं वो आपको मिल जाएगी। यानी पॉलिटी के लिए भी ये किताब जो है 1 लाइनर अप्रोच आपकी बहुत बेस्ट रहे। अब इंडियन पॉलिटी के बारे में आगे बढ़े तो देखो, ये क्या है, लो एफर्ट वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपको ग्रेट रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आपने पढ़ लिया, आपको पता है कि आर्टिकल 52 किससे संबंधित है, सीधे एग्जाम में आएगा आर्टिकल 52 और आप टिक करके आगे। इसमें कई बार ट्रिक भी आपकी काम करती है कि आर्टिकल इतने सारे याद करना है कि ट्रिक से अगर याद करो तो भी वो आपको हेल्प होती है। यूट्यूब पे बथेरी ट्रिक्स है, लेकिन अगर जो खुद की ट्रिक्स आप बनाओगे इसमें, वो आपके ज़्यादा काम आने वाली है। लेकिन जो अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए एक ट्रिक थी जो मैंने बनाई थी, कभी समय मिला तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी यूट्यूब पर भी ऑलरेडी बहुत कंटेंट अवेलेबल है इस टाइप की चीज़ों का। लेकिन आपको जो पढ़ाई की शुरुआत करनी है एक बेसिक ग्राउंड के साथ, जो आप करने वाले हो वो प्रॉपर किसी कोर्स को या किसी बुक को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। एक बार कंप्लीट करो, उसके बाद चीज़ों को याद करने की तरफ जाओ, या फिर याद करते करते आगे बढ़ना भी एक बेस्ट अच्छा तरीका रहने वाला है। कि अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो अच्छे से चीज़ों को पढ़ते पढ़ते शुरू करो। शुरुआत आपकी हो जाएगी संविधान सभा से, है ना। संविधान सभा के पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे कई सारे, उनको पढ़ते पढ़ते तो शॉर्ट नोट्स आप इसकी बनाते चलो। सही बताओ, नोट्स बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन जीएस ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप रेलवे के एग्जाम दोगे, इसके बाद भी आपको हो सकता है दूसरे एग्जाम देने का मन करे, तो जो नोट्स रहेगी वो आपका बाद में भी सेम टाइम लगने से आपको बचाएगी। और हमेशा आपको ऐसा रहेगा कि अगर आप रिवाइज करना चाहते हो चीज़ों को, पिछले 2 साल में जो चीज़ पढ़े उनको अगर 1 महीने में रिवाइज करना चाहते हो तो वो अपनी नोट्स से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये लो एफर्ट और ग्रेट रिजल्ट वाला सब्जेक्ट है। आपको ये जो बुक जो मैंने आपको बताया, ये बुक को आप यूज़ करोगे, साथ में आप जो कोचिंग पढ़ रहे हो वो कंटेंट आपका रहेगा। उसके बाद जो आर्टिकल है इनको सबको ट्रिक से आपको सीख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रिक से जो याद रहेगा वो कंफर्म याद रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन की गुंजाइश कई बार हो जाती है। इसमें आप ये पढ़ोगे, उसके बाद जो संविधान संशोधन हुए वो पढ़ोगे, शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार इंपॉर्टेंट संशोधन है, कब कब हुए ये जरूरी। और पॉलिटी की जो क्विज वगैरह होगी या मॉक टेस्ट जो होंगे वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और एक चार्ट जो है, ये आपके जो नक्शा आप लगाने वाले हो इंडिया का मैप, उसके जस्ट साइड में आप स्टेशनरी दुकान में मिलेगा, वहाँ से आपको ये खरीदना ही है। जब भी आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या कोई दूसरे सब्जेक्ट में उसका जिक्र आया, उससे रिलेटेड कुछ याद आया, तो आप इसमें जरूर देखो। बस इसमें सीधा फॉर्मूला है, आप पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, याद करते। अब कंप्यूटर की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या दिया है। कंप्यूटर का सिलेबस ये दिया है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और कॉमन एब्रीविएशंस। कॉमन एब्रीविएशंस मैं समझ रहा हूँ कि ये कंप्यूटर के बारे में ही बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर को लेके कई सारे फुल फॉर्म्स जो होते हैं वो आपको याद करना पड़ता है, तो ये फुल फॉर्म्स ही होते हैं एब्रीविएशन। तो मैंने जो बुक यूज़ की थी ये थी
इस प्रकार की ये बुक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही बुक लेना, कोई भी कंप्यूटर की सिंपल बुक ले लोगे अलग से तो भी आपका काम बन जाएगा। नहीं तो जो बुक्स मैंने आपको ऊपर बताई उसमें भी कंप्यूटर रहता है, लेकिन जब कंप्यूटर की अलग से किताब खरीदोगे तो उसमें और डेडिकेटेडली चीज़ें लिखी रहती है, ज़्यादा काम की चीज़ रहती है। बाकी कंप्यूटर की जो प्रिपरेशन है वो आपकी जो टेक्स्ट बुक का मैंने आपको बताया, उस पर टेक्स्ट बुक में कंप्यूटर सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप बहुत सारे मार्क्स दोगे, डेली करोगे तो ये हो जाएगा। कंप्यूटर को लाइटली बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन भी आए तो एकदम 2 सेकंड में करके आप आगे बढ़ने वाली चीज़ रहती है। बात आई इंडियन इकोनॉमी की, हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कैसे करेंगे। देखो, इंडियन इकोनॉमी का मैं आपको बताऊं तो आपको बहुत डिटेल में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ोगे तो आपका जीएफ का सेक्शन बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थे, जैसे कि उसमें 5 ईयर प्लान आते हैं, पीएफयू वगैरह की स्थापना आती है, जो क्रांतियां बीच में हम पढ़ते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इस टाइप की चीज़ें, वो आपको पढ़ना है। बेरोजगारी को थोड़ा सा पढ़ लेना है, ये आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है और मज़ा भी आएगा आपको पता चलेगा किस टाइप के बेरोजगार आप हो, वो जानने के लिए भी ये अच्छा है। ठीक है, तो ये अगर कोई कोचिंग से कोर्स से पढ़ रहे हो तो भी काम है, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करना, किसी को भी फॉलो करके यूट्यूब पे आप इसको पढ़ लेना। लेकिन बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स आपका कवर हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है वो मैं बेसिकली बताऊं तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो इसकी मेन तैयारी आपको करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है। अगर पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी बुक से या टेक्स्ट बुक पे लगा लोगे तो ये आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो इसके कॉन्सेप्ट है वो बड़े समझने वाले हैं, तो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो समझने वाले हैं वो तो यहाँ पर यूट्यूब पर आपको कंटेंट मिल ही जाएगा। जैसे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सब की चीज़ें, फिर महंगाई किस हिसाब से बढ़ती है, तंगी कब आती है, मंदी कब आती है, रुपये का जो महंगाई बढ़ना जो होता है, महंगाई किस फैक्टर से बढ़ेगी, किससे कमेगी, ये मतलब अगर ऐसा पढ़े नहीं हो तो लग रहा होगा बहुत बड़ी चीज़, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई भी यूट्यूब पे आप अच्छे टीचर से पढ़ लेना तो आपका ये तैयार हो जाएगा। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे, जो सॉल्व आपसे होने वाले, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में करोगे तो आपका काम बन जाएगा, हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी आपको अच्छे से पढ़ना है, पीएफयूज वगैरह को पढ़ लेना और ये सब क्रांति आपको याद करना है। आगे बढ़े तो ये सब सब्जेक्ट कवर करने के बाद आपको जो साथों साथ भी करना है बिल्कुल, जैसे अगर आपने आज मान लीजिए अकबर के बारे में पढ़ा तो इससे रिलेटेड आपको टॉपिक में बुक में, जैसे अगर बुक है आपके पास तो बुक में, नहीं तो टेक्स्ट बुक पास प्रो पे आप ये सर्च करके इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप ऑनलाइन तो मॉक टेस्ट दोगे, लेकिन एक जो बुक है आपके पास होनी चाहिए, रहेगी तो अच्छा रहेगा। मेरे पास ये बुक थी, अब आप लोग के पास रेलवे की स्पेशल बुक किरण पब्लिकेशन की आ गई, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। क्यों फॉलो कर सकते हो? क्योंकि 2019 के आरआरबी एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बुक आप अगर ले लोगे तो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, गो टू बुक रहेगी आपकी, कि कभी भी मन हुआ बुक खोले, आपने सेम टॉपिक को कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। यहाँ से पढ़े और फिर मॉक टेस्ट पे मॉक दिए, तो फिर इसके बाद सब आपका प्रैक्टिस का ही रोल बचता है। और कोई भी ऐसा मत सोचना कि जब आपका पूरा सिलेबस पढ़ के होएगा तब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, वैसे तो आपका फिर कभी काम नहीं होने वाला। इसीलिए साथों साथ प्रैक्टिस शुरू कर दिए, पढ़े प्रैक्टिस करते रहे। टेक्स्ट बुक पे पास खरीदोगे, पास प्रो खरीदना है आपको, याद रखना पास प्रो ही खरीदना, पास मत खरीदना। ये कोड लगा देना तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये था बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया आपके लिए जनरल स्टडीज़ या जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो। रेलवे की एग्जाम्स के लिए ये स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट रहने वाली है, आपका काम इससे बन जाएगा। और ये अगर फॉलो करोगे तो रेलवे एग्जाम ही नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए जीएस का जो मैंने तरीका आपको बताया, देखो एक एस्पिरेंट का क्या रोल होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक कभी रेलवे की एग्जाम इतनी तो शेड्यूल से नहीं हुई है या इतनी रेगुलर तो नहीं हुई कि कोई सिर्फ रेलवे की तैयारी करता था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो जो लोग अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं वही लोग रेलवे को टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो स्पेशल रेलवे के लिए इंतजार तो नहीं कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए जो जीएफ है ना, इसको आपको ऐसा तैयार करना है कि दूसरी भी एग्जाम आप दो तो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई, ये आपको प्रॉपर जीएफ को सीखने की स्ट्रेटेजी है। ये करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ये वीडियो में सच में बहुत मेहनत लगी है, हर वीडियो में लगती, लेकिन ये वीडियो ने थोड़ा ज़्यादा ही जान खा लिया। ऐसे आप देखोगे तो लगभग 22 दिन हो चुके हैं जब मैंने रीजनिंग का वीडियो बनाया था, और ये 22 दिन में ये वीडियो को डेवलप करने में मुझे लग गए। कई सारी चीज़ें होती जो देखनी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी मेहनत पसंद आएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना, और टेलीग्राम ग्रुप आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट।